नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। चुनाव खत्म हुए काफी दिन हो गए हैं और संसद का सेशन शुरू होने वाला है। हालांकि संसद के सेशन से पहले इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि ऐसा लगता है कि संसद का सेशन भी अपने आप में बहुत हंगामी होने वाला है। रेलवे एक्सीडेंट हुआ, कोई परीक्षा कैंसिल हुई, कोई परीक्षा टल गई, किसी परीक्षा के पेपर लीक की खबर आई। मतलब देश के अंदर एक ऐसा अजीबोगरीब माहौल है कि एक देश एक चुनाव की बात कराने वाले लोग एक परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। खैर, सरकार बनी कैसे है, इसको लेकर भी अभी तक सवाल है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिनको शिकायत हो वो कोर्ट में जा सकते हैं। राजू भाई डिटेल में बताएंगे, मैं बस इतना इशारा कर दूं कि जिन लोगों ने ईवीएम में शिकायत दर्ज कराई है ईवीएम की गड़बड़ी के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी 3 लोग हैं, यानी बीजेपी वालों को भी ईवीएम से शिकायत है। तो ईवीएम का जिन अभी अंदर नहीं गया है वो भी लगातार चलता रहेगा। और साथ में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है जो आज या कल में शायद सॉल्व हो जाए, स्पीकर कौन बनेगा। अभी तक स्पीकर को लेकर कोई सहमति नहीं हुई है। जेडीयू ने जिस तरह से बयान दिया था कि स्पीकर बीजेपी का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लगा था कि मामला सॉल्व हो गया है। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह के यहाँ कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं और इनमें से कुछ मीटिंग में टीडीपी ने शामिल होने से भी इनकार कर दिया। यानी ऐसा लगता है कि टीडीपी अभी भी स्पीकर के पद को लेकर अड़ी हुई है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन शुरुआत उस शिकायत से और चुनाव आयोग ने जो अभी तक एसओपी नहीं जारी किया है, जिस तरह से पड़े हुए वोटों और फाइनली गिने हुए वोटों में अंतर है, वो सारा डेटा क्या है, उसके पीछे क्या है, क्या चल रहा है, राजू भाई से डिटेल में जानेंगे। स्वागत है राजू भाई, नमस्कार। नमस्कार। तो ये क्या चल रहा है? बीजेपी वाले भी शिकायत कर रहे हैं कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी है, खेल क्या है? हाँ सर, 40 लोगों में से 3 लोग तो बीजेपी के भी है और महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम है सुजय विखे पाटिल, जो हम्म। पहले कांग्रेस से उनके पिता राधाकृष्ण विखे पाटिल कांग्रेस पार्टी में थे, अब बीजेपी में चले गए और वो एमपी भी सांसद भी थे, तो इस बार हार गए वो नीलेश लंके के सामने। तो वो चाहते हैं कि वो ईवीएम की जाँच हो, वो कहते हैं और भी 2 लोग हैं जो भारत में कि जो चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर कि कोर्ट के सामने जो चुनाव आयोग ने जो बात कही, जो भी बातें कही, उसमें से एसओपी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, यानी मुझे कई फ़ोन आते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत अंदर ज्ञानी हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान वहाँ तक सीमित है कि जहाँ तक चुनाव आयोग ने कुछ लिखा है या कागज़ पे लिखा हुआ है। उनके मन में तो मैं घुस नहीं सकता कि चुनाव कमिश्नर्स के मन में क्या है या अमित भाई के मन में क्या है। तो वो जो है, वो अभी तक गोपनीय है और रहस्य बना हुआ है क्योंकि एसओपी ही दे नहीं रहे हैं। और वो जो टाइम की लिमिटेशंस है, वो तो वैसे की वैसी हैं और ऊपर से एसओपी नहीं होने के कारण स्पष्टता कुछ भी नहीं है कि इसका समाधान कैसे किया जाएगा। चुनाव आप जो गिने हुए वोट और जो वोट ईवीएम में दिख रहे हैं, उसमें फ़र्क है और भी कुछ ईवीएम बर्निंग के केसेस हैं, वो कुछ कई चीज़ें हैं उसमें। तो उसकी डिटेल्स में जाएँगे तो बहुत पूरा दिन लग सकता है, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है उसमें। लेकिन चुनाव आयोग ने सफाई नहीं दे सकी है और वो चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट के सामने तो बोल दिया कि ये सब कर सकते हैं, जो हारा हुआ यानी रनर अप जो सेकंड वाला जो उम्मीदवार होगा, वो इतने पैसे भर के माँग किया कर सकता है, ये सारी चीज़ें बोल दी। लेकिन खुद चुनाव आयोग को मालूम नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं, यानी अभी तक कुछ उनके पास ऑपरेटिंग मतलब प्रोसीजर नहीं। अगर आसान लफ्जों में कहें तो यही क्लियर नहीं है कि जांच होगी कैसे, क्या जांचा जाएगा, क्या एग्ज़ैक्टली, नहीं जांचा जाएगा, यही क्लियर एग्ज़ैक्टली। नहीं है। क्योंकि नहीं, एसओपी का मतलब यही होता है कि आपकी जो मशीन है और उस मशीन से जो आपने इलेक्शन कराया है उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है, कौन उसकी बटन दबाता है, फाइनल कैसे करता है, यही सारा कुछ ना। सर एक बात ये है और बेसिकली आप समझिए कि सर इसकी नींव ही नॉन ट्रांसपेरेंसी पे होने की वजह से आगे की सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, रहस्यमयी हो गई क्योंकि आप जैसे कि राहुल गांधी जी ने बोला कि ये एक ब्लैक बॉक्स जैसी यानी जो प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है जिसको प्लेन गिरने से पहले हाथ लगाने को आपको मनाही होती है, वैसे ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह बना के रखा है इन्होंने ईवीएम को। तो अब ईवीएम को जब ब्लैक बॉक्स बना ही दिया है, तो अब इतनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, यानी कहीं पे वोट ज़्यादा है, कम है, कहीं पे पोस्टल बैलेट और ईवीएम का टैली करना है आपको, कहीं पे वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने कुछ इस्तेमाल किया है अपने अधिकारों को, तो वो ईवीएम के संदर्भ में कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। कई जगह वीवीपैट की समस्या है, कई जगह ईवीएम बदले गए हैं, नंबर्स चेंज हो गए हैं। जैसे कि भूपेश बघेल जी ने डाला था, भूपेश नंबर्स ही बघेल चेंज वाले हो गए। केस में बिल्कुल। तो हम्म। वो सारी चीज़ें हैं ना, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हर एक में आपको तरीका होना चाहिए कि ये प्रोसीजर है, ये स्टेप्स आप फॉलो करो तो आपका पूरा उत्तर आ जाएगा।
सर एक भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि उनको छुपाना ही है। और उन्होंने समझा था, चुनाव आयोग के 3 कमिश्नर्स और उनके जो आला कमान है, उन्होंने ये सोचा था कि ये छुपा-छुपी करके चुनाव आयोग हम यहाँ पर कह देंगे और 400 पार हो जाएगा बीजेपी, फिर चुप रहेंगे सब लोग। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, उनका गणित वहाँ चूक गया। जनता ने अपनी बात कह दी और इन्होंने इतना दबाने के बाद भी 240 पर सिमट गई बीजेपी। तो अब उनके लिए समस्या ये हो गई है कि ये सारे जो इसका समस्या का हल है, कोई आता है आपके पास तकरार लेके या कोई समस्या बताता है कि आपके पास एप्लीकेशन करता है, मैं 2 नंबर का उम्मीदवार हूँ, ये जीत गया है और ये प्रॉब्लम्स है, तो मैं सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके पास ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी थी, मशीन आप दिखाना ज़रूरी है, वीवीपैट दिखाना ज़रूरी है, 50 चीज़ें दिखाना ज़रूरी है, आरओ को आपको सामने लाना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ये दबाना चाहते थे, तो अब ये दब तो नहीं रही है और ऊपर से अब बीजेपी के 3 लोगों ने भी एप्लीकेशन कर दिया, यानी बीजेपी के लोगों को भी भरोसा नहीं है कि ये ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से उनकी जीत हो रही है। यानी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है, वो लेकिन एक बीजेपी के लोगों का तो ये मामला है राजू भाई कि आप ही की पार्टी यहाँ पे भी सत्ता में है। चलो महाराष्ट्र वाला केस ले लेते हैं, महाराष्ट्र में भी आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी आपकी पार्टी सत्ता में है, तो आपके खिलाफ ईवीएम को कौन गड़बड़ करेगा? नहीं, उनको समस्या ये है सर, वो अब क्या मानते हैं, यानी वहाँ पर ऐसा है कि पवार साहब यहाँ पर यानी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और नगर में ये रहा है कि पवार और विखे पाटिल के बीच में एक बहुत विरोध रहा है बहुत सालों से। ये महाराष्ट्र में तो बहुत लोग जानते हैं। तो इनको ऐसा लगता है, इनको डर क्या लगता है मालूम है? कि पवार साहब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत शातिर हैं और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ करा है। अब ये किया होगा, उनकी सत्ता ही नहीं है और पवार की उम्र और उनको बाकी भी इतना सारा ध्यान देना पड़ा। उन्होंने 10 में से 8 चुन के लाए, उनका स्ट्राइक रेट भी 80 रहा, उनकी बेटी खड़ी थी, उनके लिए क्या-क्या नहीं किया उसको हराने के लिए इन लोगों ने। तो फिर उनका कोई, लेकिन डर सर ये है कि नॉन ट्रांसपेरेंसी का डर आखिर हर किसी को लगता है और इसका ये उदाहरण है। बीजेपी का कुछ बुरा नहीं हुआ है, 3 लोग हारे ही हुए हैं और वो तो निकल आएगा। लेकिन बाकी 37 लोग हैं, 37 जो लोगों ने किया है, वो हो सकता है जीते हुए हों। क्योंकि बीजेपी के लिए सब किया गया और बीजेपी के लिए भी नहीं सर, 2 लोगों के लिए किया गया है सारी खेल और 3 लोगों ने किया जो कमिश्नर है। अब इनके पास जवाब नहीं है और लोग तो जवाब माँग रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये बोल चुके हैं कि हम ये फला-फला कर देंगे इनके लिए, अगर एप्लीकेशन आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जल्दबाजी में वो बेंच को भी जल्दबाजी थी कि खत्म कर दे ये मामला, कैसे भी करके रफा-दफा कर दे, 400 पार हो जाएंगे मोदी जी के, तो बाद में किसी को जवाबदेही रहेंगे नहीं हम लोग। लेकिन अब जवाबदेही तो आ गई। सर झूठ का यही प्रॉब्लम होता है। झूठ के 100 जवाब आपको ढूँढने पड़ते हैं और फिर आपको ध्यान दिमाग में भी रखना पड़ता है। याददाश्त भी आपको खोकर नहीं चलता। सच का क्या है कि आप सच सामने रखो, बात खत्म हो जाती है। तो अब मोदी जी का सारा जो कुतुब मीनार है वो झूठ पे खड़ा है, चुनाव आयोग का झूठ पे खड़ा है। अब वो सारी चीज़ें जो है वो इनके अलमारी से कंकाल बाहर आने लग गए हैं और बंद करने की कोशिश करते तो उसमें 3 बीजेपी के भी लगे हुए हैं सर। और उसकी प्रोसीजर ही नहीं है, ये अलमारी को कैसे बंद करें? तो प्रोसीजर ना अच्छा, होने एक की वजह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं राजू भाई कि सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए इन सबका संज्ञान लेता है, जो उसको लेना ही पड़ेगा। ये हाइपोथेटिकल भी नहीं है, उसी की दी हुई व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये रूलिंग दी थी, तो ये लोग पहुंचे हैं तो संज्ञान तो लेना पड़ेगा। तो इसमें हो क्या क्या सकता है, क्या क्या देखिए चीजें हो सकती हैं? क्योंकि सर, अब इन लोगों ने पैसे भी खर्च किए हैं, कोर्ट में भी गए हैं और इस बार पार्टियां भी खामोश नहीं बैठी हैं। 36 सीट बहुत होती हैं, अगर 25 का भी नतीजा पलट जाए तो सरकार आज पलट जाएगी। तो अगर ये कोर्ट में गया ही है अब, तो अब क्या क्या हो सकता है आगे? सर मैं आपको एक इससे अलग बात बताता हूँ, अब पहले और फिर कोर्ट पे आता हूँ। हम्म। सर 37 वो लोग हैं जो पैसा खर्च करके जा सके। आपको हमको मालूम है, यानी आपको भी मालूम है कि कितने सारे लोग हैं जो पहुंच नहीं सके, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया, बिल्कुल। उन्होंने छोड़ दिया। वो मॉडल बिल्कुल। मुझे कहीं विदेश से भी फोन आते हैं प्रेस से कि सर आपके यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं करते उम्मीदवार। मुझे कल एक स्पेसिफिक उम्मीदवार के बारे में पूछा गया कि जो मुंबई का है, जो बीजेपी का जीता हुआ है, उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन किया। तो वो नहीं जो शिवसेना का है, ये बीजेपी के हैं, पीयूष गोयल जी। उनके बारे में एक विदेशी प्रेस ने मुझे पूछा क्यों नहीं ये कर रहे हैं। मैं बोला ऑपोजिशन का मुझे तो मालूम नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। और सर ऐसी कई जो है वो एप्लीकेशन गए नहीं है, जितने गए हैं ना उसमें ये हालत है। अब कोर्ट पे आते हैं। सर कोर्ट ने क्या किया, उस दिन कोर्ट ने भी जल्दबाजी में 2-3, एक तो आगे की डेट दे दी पहली बात, दूसरी बात जल्दबाजी में वो कर दिया कि हाँ आप वो कर सकते हैं, दूसरा जो आएगा हारेगा जो उम्मीदवार वो पैसे भर के ये मांग सकता है। लेकिन उन्होंने छानबीन नहीं की। देखिए वो टेक्नोक्रेट्स तो है नहीं जजेस,
वो टेक्निकल एक्सपर्ट को भी उन्होंने बुलाया नहीं, वो सलाह मशवरा करने के 10 साल हमको आदत ही नहीं है किसी को भी, ना एडमिनिस्ट्रेशन को है, ना सांसद को है, ना कोर्ट्स को है। तो उनको सभी ये मालूम सर्वज्ञानी नहीं है। था कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज वो होगी, क्रिएट होगी। अब एक चीज तो है नहीं कि जिसके लिए एक ठोक जवाब हो। अब हर 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 हम्म, उम्मीदवार का किस्सा अलग है, हर एक की कहानी अलग है हार की, और जिसके लिए बिल्कुल। जिम्मेदार अल्टीमेटली ईवीएम और वीवीपैट की नॉन ट्रांसपेरेंसी है। तो अब ये फंस गया कि कोर्ट को भी अब इतने चक्कर लेने पड़ेंगे झूठ करने के लिए, सच करने के, जो भी करने के लिए। लेकिन इतने चक्कर के बाद विपक्ष चुप बैठ नहीं रह सकता सर, क्योंकि ये मामला अल्टीमेटली संसद का है और लोक सर्वोपरि है, कोर्ट सर्वोपरि नहीं है संविधान के हिसाब से। तो संसद सर्वोपरि बन जाती है। तो अब ये मामला बहुत पेच में फंस गया है और ये मामला इतने जल्दी से सुलझने वाला नहीं है। और ये कई मामले जो अब 10 हम लोग देख रहे हैं, ये सरकार का अभी पेपर लीक, रेलवे डैमेज और रेलवे के हर सुविधा का जो बैंड बच चुका है, इसमें एक और ये भी आ गया है, ये तो जो मतदाता है उनके साथ द्रोह किया है, ये मामला है। ये तो सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। दूसरे किसी भी देश में इसको देशद्रोह में लिया जाता है, लेकिन ये अब पता नहीं है क्या देशद्रोह लेंगे या फिर उम्र कैद या फिर कुछ करेंगे इनके लिए। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है और इसका बहुत जबरदस्त परिणाम आ सकता है अगर कोर्ट ने भी इसके ऊपर हमेशा की तरह रफा दफा करने की कोशिश की तो विपक्ष या जनता चुप नहीं बैठी। क्योंकि ये जो 37 आए हैं ना लोग सर, उनके पीछे जनता का दबाव है। और कहीं है उनके पीछे जनता का दबाव, लेकिन उनको प्रोसीजर नहीं मालूम था। उनको कई लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं थी सर, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी सर। पहले तो ईवीएम का विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे गांव खेड़े में लोगों को इतना टेक्निकल मालूम नहीं है सर। सांसद हो तो क्या है, हम लोगों को कहाँ मालूम था इतना सब। हम ज्ञान इसलिए ले क्योंकि मोदी जी आ गए सर, वरना हम जाके बटन दबाते और विश्वास रखते कि सरकार ठीक तरह से बदल रही थी। वो तो मोदी जी ने हमको मार मार के सिखा दिया 10 सालों में कि क्या है, ये क्या हो सकता है। नहीं, इतनी सारी चीजों के बीच अब आपको लगता नहीं है कि पार्टियों को पॉलिटिकल विंग के साथ साथ टेक्निकल विंग भी रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट में जाएंगे तो इन लोगों को भी लीगल से ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये जो चुनाव आयोग अपना आके तमाम सारा ज्ञान देगा, हैक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे होता है, ऐसे नंबर बढ़ गए, ऐसे घट गए, वो तो अपनी उसकी शब्दावली है उसमें दे देगा। लेकिन आपको तो उसके बदले में टेक्निकल सारे जवाब देने पड़ेंगे, टेक्निकली आपको चैलेंज करना पड़ेगा कि गड़बड़ हुई है। सर 100% टेक्निकल चैलेंज करना पड़ेगा। देखिए आपने देखा होगा कि एडीआर की जो बेसिक एप्लीकेशन थी ईवीएम के बारे में, उसके ऊपर जस्टिस दत्ता साहब और जस्टिस खन्ना साहब ने जो टिप्पणियां की, उसके बाद इलॉन मस्क का बयान आया कि एनी मशीन कैन बी हैक्ड। वो तो जवाब आया, पहले लिखा ईवीएम पूरी तरह से इनवैलिड करार घोषित करनी चाहिए वो क्योंकि वो हैक हो अमेरिका के संबंध में कह रहे थे फिर वो। हाँ, हाँ अमेरिका, लेकिन फिर राजीव चंद्रशेखर ने वो किया, उसके ऊपर हाँ, जाकर आर्ग्यूमेंट किया कि हमारे यहाँ सेफ है क्योंकि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि एनी एनी मशीन कैन बी हैक। तो नेचुरली। बात खत्म कर दी। तो अब आप बताइए, इलॉन मस्क से ज्यादा तो खन्ना और दत्ता साहब को नहीं मालूम इस मामले में। तो उनको ये मानना चाहिए कि मैं जज हूं का मतलब आई नो ऑल नहीं है। जैसे कि हमारे देश में कुछ सालों से सब लोग नॉन बायोलॉजिकल और वो पति परमेश्वर मानने लगे अपने आप को। ऐसा नहीं है सर, उसमें एक्सपर्टीज है और लोग चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहे थे। हमने इतने सारे इंटरव्यूज लिए तो वो कह रहे थे कि ये गलत है, गलत है। लेकिन सर इसका वजह ये नहीं कि उनको मालूम नहीं था, ये हमें मालूम नहीं है। उनको मालूम था कि उनको मालूम नहीं है। उनको ये चाहिए था कि लोगों को भी ऐसा ही बनाया जाए कि उनको मालूम ही ना हो, मालूम ही नहीं और वो पड़े खुश ईवीएम रहे। के बारे में। और वो खुश रहे। ये प्रॉब्लम थी और इसका प्रॉब्लम ये यहां तक आ गई। अब 40 लोग चिल्ला रहे आपके दरवाजे पे आके कि यार बताओ मुझे क्या करना है। आप आपने तो बोल दिया कोर्ट में 40,000 रुपए भरो, हमने भर दिया, अब क्या करना है। और जैसे पेपर यहां का राजू मामला। भाई एक और बात है, एक और बात है कि अगर इन 40 में से 4 के मामले में भी चीजें पलटी तो अगले चुनाव में ये 40 नहीं होंगे, ये 100-150 हो सकते हैं विधानसभा के सर, अंदर भी। सर ये एक जन आंदोलन बनता जा रहा है, लेकिन इस देश में एक साथ इतने जन आंदोलन बनते जा रहे हैं कि क्राइसिस इन कियोस है अब देश। तो एक परीक्षा बंद होती है तो दूसरी लीक होती है, तीसरी वो रद्द की जाती है तो चौथी को पोस्ट ग्रेजुएट में ही बंद कर दिया जाता है। वहां किसी का भाई रेपिस्ट निकलता है तो उसका भाई गे रेपिस्ट निकलता है। ऐसे चीजें हो रही है सर, इसका तो अनुमान अंदाजा नहीं लगा सकते कोई
कि किस हालात में हम लोग जी रहे हैं, तो आप समझिए कि 140 तो वैसे भी हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि 4 लोगों का निकला, इसका मतलब बेसिक फॉल्ट है, तो कोर्ट का डिसीजन भी रिवर्स होना चाहिए। वो मोहलत जो दी गई है 45 दिन की, वो भी बढ़ानी चाहिए। और पिछले चुनाव के भी बातें निकलेगी 19 की। सर, आखिर इतिहास भी तो एक दस्तावेज है ना, वो भी एक तो डॉक्यूमेंटेशन है। तो उसमें ईवीएम गायब हो गई थी, उसका क्या? फिर सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी बात निकलेगी, जैसे कि अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के बारे में हो रहा है। तो अब ये सारी चीजें जब निकलेगी ना सर, तो ये हमें क्यों, ये परीक्षा वाली बात, ट्रेन वाली बात, ट्रेनों में रोज सफर करते हैं उनकी समस्या की बात, ये सारी चीजें छोटी छोटी लगने लगी, क्योंकि रोज नई एक बड़ी समस्या आ जाती है, तो वो रेखा छोटी हो जाती है। तो अब पता राजू ही भाई, नहीं चलता कि आपने अपनी पढ़ी होगी, समस्या क्या है। आपने पढ़ी होगी नाओमी क्लेन की जो किताब है द शॉक थेरेपी। यस। तो सरकार चलाने का एक तरीका ये होता है, उसमें एक किस्सा जहां से वो शुरुआत करती हैं वो दर्शकों को बताऊं, शायद उनको पसंद आए, मजा आए उनको। कि एक बार एक म्युनिसिपैलिटी के पास अमेरिका में एक स्कूल था, सरकारी स्कूल, जिसको वो गिराना चाह रही थी। अब जब वो गिराने जाए तो जनता उसकी मुखालिफत करे, क्योंकि पुराना स्कूल था, बहुत अच्छा था। वहां हल्की सी भूकंप आ गया, हल्का सा भूकंप आ गया, और भूकंप में कई सारी बिल्डिंग्स गिर गई। वो स्कूल गिरा नहीं था भूकंप में, जरा बहुत चोट लगी थी उसको, जरा बहुत उसमें परेशानी आई थी। लेकिन अब भूकंप के चलते जो केयास मचा हुआ था, उसमें कौन जाए स्कूल पे ध्यान देने के लिए, तो बाकी सबको रिपेयर कराया, उस स्कूल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब आप शॉक देते रहो, एक के बाद एक लोगों को शॉक देते रहो, लोग पुराना भूल जाएंगे। कल तक आप कह रहे थे कि यूजीसी नेट की, आज खबर आई कि नीट की भी अगली कैंसिल हो गई। आप अभी रेलवे की बात करते हैं, तब तक कुछ और बड़ा हो जाता है। इलेक्शन के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरह के शॉक दिए जा रहे हैं। कश्मीर पहुंच गए तो वो पॉजिटिव शॉक भी वहां से देते रहते हैं कि भैया, कर्नाटका में हम हिजाब पहनने वाली लड़कियों को एग्जाम नहीं देने देंगे, लेकिन कश्मीर में जाकर हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाएंगे। तो ये एक अजीब तरीके से, आपको लगता नहीं है कि इवेंट मैनेजमेंट जैसा, या कोई बहुत घटिया फिल्म स्क्रिप्ट जो लेकिन चलती बहुत फास्ट है, इतनी फास्ट चलती है कि आदमी वहां से नजर नहीं हटा सके, ये कुछ जानबूझ के, कई बार आपको नहीं लगता है कि ये इस तरह से प्लान तरीके से चीजें की गई हैं? देखिए सर, आप जो कह रहे हो शत प्रतिशत सही है, लेकिन ऐसे करतब दिखाने की जरूरत तब पड़ती है जब बेस नींव झूठ पर खड़ी हो। और ये जाहिर सर्कस है। का जो मृत्यु गोल में चलाना है मोटर बाइक, वो एक एक पॉइंट के बाद वो जो चलाने वाला है उसको चक्कर भी आ जाते हैं, क्योंकि उसका इन्फिनिट नहीं होता ना, कुछ भी अनंत नहीं होता, उसका अंत निश्चित होता है ऐसी चीजों का। तो ये शॉक थेरेपी में क्या हो गया, 10 साल में लोगों को धीरे धीरे पता चला, अरे मैं तो पहले लंगड़ा था, फिर लूला हो गया, फिर काना हो गया, फिर अंधा बहरा, सब कुछ हो गया। अरे यार, इतना अपहज कैसे हो गया मैं? तो इसने किया। तो अब यहाँ का हिजाब की जो जैसी बात की, तो लोगों को, भक्तों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने पापा को हिजाब वाले पसंद है या ऑपोजिशन को पसंद, यानी जो खिलाफ है उनको तो मालूम है कि इनको हिजाब से नफरत है, लेकिन इनके भक्तों में ही भगदड़ मची हुई है कि करे तो करे क्या। सर, आप ये नए देखिए, अब नए पैतरेबाजी, नई नई पैतरेबाजी करके आप नए लोग आपके साथ नहीं जुटा सकते। अब नई पत्रेबाजी का मतलब आप पुराने जो साथी हैं उनको गंवा देंगे, खो देंगे, इतना ही हो सकता है। लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप वो मृत्यु गोल में चला रहे हो, वैसे भी गिर जाओगे तो मर जाओगे। तो आपको बाइक चलाते रहना है जब तक आप बेहोश नहीं हो जाते। तो ये सब वो कर्तव्य है, वो बेहोश होने तक चलाते रहेंगे बाइक, बस। लोगों को एक्चुअली ये देखना है कि कितना सहना पड़ रहा है, बस। ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्ष कुछ नहीं करे इसके लिए, विपक्ष ये सुन के ये नहीं सोचे कि हमें कुछ भी नहीं करना है, उनको तो करना ही जिस है। तरह से जिस तरह से राजू भाई, राहुल गांधी का जो प्रेस वार्ता थी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था नीट को लेकर, और सारे मुद्दे भी उसमें उठाए थे, मुझे लगता है कि विपक्ष इस बार थोड़ा जोश में भी है। भाई, संख्या है थोड़ी सी उसके पास, थोड़ी ताकत है, थोड़ा जीता हुआ है, थोड़ा जोश में भी है। और चुनाव के बाद भी ना चीजें शांत नहीं हुई हैं। चुनाव के बाद भी लगातार ऐसा है कि मूवमेंट जैसा मूड दिखाई दे रहा है। कम से कम एग्जाम्स को लेकर जिस तरह का तमाशा चल रहा है, और ईवीएम को लेकर जिस तरह का तमाशा चल रहा है, वो लगातार बहस में है चीजें। इनको लगा होगा कि एक बार इलेक्शन खत्म हो गया तो ईवीएम की बहस खत्म हो जाएगी, जैसी हर बार होती है। लेकिन ना तो ईवीएम की बहस खत्म हुई है, ना दूसरी बहसें खत्म हुई है। देश ना, मतलब इलेक्शन के बाद वाले मोड में नहीं लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन चल ही रहा है। क्योंकि सर, लोगों को मालूम है कि ये इलेक्शन इलेक्शन उस तरह से चुन के नहीं आए हैं जिस तरह से प्रॉपर इलेक्शन में चुन के आते हैं। असल में 19 में ही ये समझ में आना चाहिए था, यानी सुबह का भूला शाम को घर लौटाया।
लेकिन समस्या सर ये है कि ये कोशिश ये कर रहे हैं, जो कोशिश सफल नहीं होगी। अब अरविंद केजरीवाल के मामले में, फिर हेमंत सोरेन जी के जिनको पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है या पॉलिटिकल जो कैदी है, उनको छोड़ देना चाहिए था इलेक्शन से पहले। लेकिन इज्जत से उन्होंने वो कोई काम जिंदगी में नहीं किया, तो ये काम भी नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि राजनीतिक जो सारा वातावरण था, यानी पूरा गलियारों में वो उतना ही गर्म रहा। और अब तो ये है कि ये एजेंसीज यूज भी करना चाहते हैं, एजेंसीज के अफसर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अब। और ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई इनकी लाइफ में, और लोगों की लाइफ में वो उसके रिपरकशन आ रहे हैं। यानी देखिए, हमेशा लीडरशिप परकोलेट्स, तो आपको जो नेतृत्व कर रहा है उसकी समस्याएं आप तक पहुंच ही जाती है। तो वो ये निश्चित तौर हम लोग तक पहुंच रही है, समस्या उनकी है। वो उस समस्या से एक्चुअली ग्रासित हो गए, और रोगी का अगर कोई हो गए, वो हो गए। लेकिन वो सत्ता में आने का सुख ज्यादा दिन अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनकी जो सारी ताकत थी, वो ताकत वो खोकर सत्ता में आए हैं, और ये इस्तेमाल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें से एक प्रॉब्लम है। यानी आपके गाड़ी से थोड़ी सी आग आ रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि गाड़ी रोक दें और पानी मार दे। आप कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी भाग जाऊं, गाड़ी और चलाते रहेंगे तो आप जलकर खाक हो जाएंगे। ये सब कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी वैसे ही होगा सर। ये इतना साइंटिफिक है। देखिए, शॉक थेरेपी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शॉक आपको भी लगता है आखिर में। तो ये है, आपकी पावर वो है जो आपके पास है, लेकिन लोगों पर इस्तेमाल वैसे नहीं भी करनी। वैसे भी शॉक थेरेपी कभी कभार इस्तेमाल करने के लिए है। आप रोज हाँ, इस्तेमाल नहीं यस, कर सकते। रोज दोगे तो शॉक का असर खत्म हो जाएगा। करेक्ट। इम्यूनिटी आ जाती है लोगों में, और वो जो आ गई है। तो आज की बात खत्म करने से पहले सिर्फ मोदी जी नहीं, मोदी जी के आसपास के जो लोग हैं वो इतिहास की चीजों को लेकर भी बहुत तमाशा करते रहते हैं। मैंने सोचा कि बातचीत के अंत में छोटे मोटे कुछ इतिहास के जो इस तरह के तमाशे चलते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, उनको भी यहाँ बस्ट किया जाता है, जो 1 मिनट में बस्ट हो सकते हैं, जिनके लिए कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान में रहने वाले एक तथाकथित हिंदू अधिकारवादी ने आज ट्विटर पर एक पोस्ट की और जिसमें बताया कि 1952 में नालंदा नालंदा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। स्क्रीन पर देखिए, नालंदा अलग रेलवे स्टेशन है, बख्तियारपुर अलग रेलवे स्टेशन है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में रहकर वो पाकिस्तान की चिंता करें, वहां के रेलवे स्टेशनों की चिंता करें, और अगर हिंदुस्तान की चिंता करनी है तो वो दिल्ली आए। मैं उनको बिहार ले चलूंगा और उनको ट्रेन से बख्तियारपुर नालंदा दोनों ले चलूंगा। फिर ये इतिहास का तमाशा छोड़ के वो ट्रेन का तमाशा देखेंगे कि उनकी पसंदीदा सरकार ने हमारी ट्रेनों की क्या हालत की है। न तो नालंदा जाने लायक छोड़ा है, न बख्तियारपुर जाने लायक छोड़ा है, न पानी है, न एसी चल रहा है, ना आपको बैठने की जगह मिलेगी। अगर आपको रिजर्वेशन भी मिल गया है तो भी हो सकता है बैठने की जगह ना मिले। तो बेहतर होता कि रेल की चिंता की जाती, रेलवे स्टेशनों के नामों की चिंता नहीं की जाती। आप नाम बदल के कुछ भी रख दें, अगर स्टेशन की हालत खराब है, रेलवे की हालत खराब है, तो आपकी हालत खराब होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इलाहाबाद जा रहे हैं या प्रयागराज जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया राजू भाई। थैंक बहुत यू। शुक्रिया।